देखिए, मेरा जो आरंभिक जीवन रहा है बहुत ही कष्टदायी रहा है और एक छोटे से किसान के परिवार में जन्म लिया था। तो आर्थिक तंगी और उसके नाते मैं महाराष्ट्र मुंबई चला गया। फिर मैं वहाँ ऑटो रिक्शा चलाया, उसके बाद टैक्सी चलाया। ऑटो रिक्शा टैक्सी चलाने के दरमियान भी मैंने जो हम जहाँ रहते थे वो बॉम्बे में, वो कुर्ला एरिया है, कुर्ला वेस्ट में, वो विद्या विहार, वो कृष्णा सोसाइटी लगती है। नमस्कार, मैं राधे श्याम पाल। आज का ये एपिसोड बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्सियत हमसे जुड़े हैं वो कोई आम नेता नहीं बल्कि एक ज़मीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं। आप प्रतापगढ़ सदर सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं, अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और हाल ही में आपने अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाने वाले श्री राजकुमार पाल जी हैं। आज हम इस इंटरव्यू में जानेंगे आपके मन की बात, आपके राजनीतिक जीवन के बारे में, आपके इस्तीफा देने के कारण के बारे में, और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं उसके बारे में। तो पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास इंटरव्यू में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को प्रणाम करता हूं, जो आप मेरी आवाज़ को पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा जो आरंभिक जीवन रहा है बहुत ही कष्टदायी रहा है और एक छोटे से किसान के परिवार में जन्म लिया था। और पढ़ाई भी मैंने जनपद प्रतापगढ़ से इंटरमीडिएट तक की। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय फैजाबाद तब था, उससे मैंने किया। परंतु कुछ आर्थिक समस्या के चलते मेरा ग्रेजुएशन अनकम्प्लीट हो गया और उस आर्थिक संकट के बीच चूँकि राजनीतिक एक जागरूकता मेरे मन में थी, छात्र जीवन में ऐसे लोगों का साथ मिला जहाँ से हमें राजनीति सीखने को मिली, तो मैं 1983 में 1983 में बीए फर्स्ट ईयर में मैं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो औध विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, मैंने उसमें जॉइंट सेक्रेटरी का छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा और तीसरा स्थान मुझे प्राप्त हुआ था। और फाइनल ईयर में कुछ कारणों से मैं पूरी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाया, तो आर्थिक तंगी और उसके नाते मैं महाराष्ट्र मुंबई चला गया। फिर मैं वहाँ ऑटो रिक्शा चलाया, उसके बाद टैक्सी चलाया। ऑटो रिक्शा टैक्सी चलाने के दरमियान भी मैंने जो हम जहाँ रहते थे वो बॉम्बे में, वो कुर्ला एरिया है, कुर्ला वेस्ट में, वो विद्या विहार, वो कृष्णा सोसाइटी लगती है, काजूपाड़ा एरिया से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से मैंने कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा मुंबई में, जिसे अपने यहाँ नगर सभासद कहते हैं और पार्षद कहते हैं। वहाँ मैं शरद पवार जी की नई पार्टी बनी थी। अच्छा। मैं उसी से लड़ा था। तो दो उत्तर भारतीय होने के नाते शिवसेना ने विजय प्राप्त की थी। मैं तीसरे स्थान पर रहा। अगर एक उत्तर भारतीय होता तो चुनाव जीत जाते। तो राजनीतिक जो हमारे अंदर जिज्ञासा वो शुरू से रही, तो चाहे वो पढ़ रहे थे तो वहाँ कमाने गए आर्थिक तंगी में, तो फिर लेकिन वो राजनीतिक जो मेरे मन में चलता रहा, जो मन में राजनीति के प्रति मुझे जिज्ञासा थी, वो मुझे मुंबई जैसी माया नगरी को भी छोड़ने को मजबूर कर दिया। मैं 92 में जनपद प्रतापगढ़ अपने गृह जनपद आ गया। फिर यहाँ मैंने राजनीतिक पारी शुरू की। सबसे पहले मैं समाजवादी युवजन सभा का नगर उपाध्यक्ष हुआ। श्रद्धेय स्वर्गीय हमारे राम लखन यादव जी माननीय विधायक पट्टी होते थे, उनके नेतृत्व में, निर्देशन में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था और मुझे नगर उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा का बनाया गया था। उसके बाद 94 में मैं जिला सचिव बनाया गया। फिर 95 में पंचायती राज नई आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था के तहत
माननीय स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने पंचायती प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था दी। तो 95 में मेरा गांव बैकवर्ड महिला हुआ, जहां 95 हमारी श्रीमती यहाँ से गांव की देवतुल्य जनता ने जिताया, अच्छे मतों से जिता कर के ग्राम प्रधान से सदर ब्लॉक को भेजा। फिर हमारी महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, लोगों का सहयोग इसने मिलता गया। फिर मैं 96 में उसके बाद समाजवादी के यहाँ विधायक हुए माननीय चंद्रनाथ सिंह जी, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, और उनका बड़ा साथ रहा मिला। तो मैं पार्टी का उस ज़माने में सदर ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, विधानसभा अध्यक्ष की प्रक्रियाएं नहीं थी, मैं सदर ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया। फिर उसके बाद अच्छे कार्यों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सियाराम यादव जी ने हमें जिला सचिव बनाया। फिर उसके बाद ग्राम प्रधान पत्नी थी ही। फिर 2000 में फिर मैं प्रधान का चुनाव हुआ, सामान्य सीट हुई। तो उसके पहले 98 में, यूँ कह लीजिए 97 में, और सपा बसपा गठबंधन के टूटने के बाद मेरी सदर विधानसभा में अपना दल के जिला अध्यक्ष श्री राम वर्मा जी ने मुझे अपना दल का जिला प्रभारी बनाया जनपद प्रतापगढ़ में। उसके बाद बाई इलेक्शन होता है, सीएन सिंह के लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद रिक्त सीट पर बाई इलेक्शन होता है, जिसमें हाजी अब्दुल सलाम मुन्ना अपना दल से कैंडिडेट होते हैं। और उत्तर प्रदेश में अपना दल यह पहला विधायक पैदा करती है, वो भी प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से। और तब मैं जिला प्रभारी था यहाँ पर। तब वहाँ जिला अध्यक्ष श्री राम वर्मा हुआ करते थे। फिर उसके बाद 2000 में पंचायत चुनाव में स्वयं प्रधान हुआ। फिर उसके बाद पत्नी हमारी बीडीसी हुई। फिर दोनों लोग राजनीति करते रहे। फिर उसके बाद 11 में टोल फ्री भारतीय जनता पार्टी ने नंबर अलाट किया। तो मैं चंद्र प्रकाश पाल जो डेयरी के चेयरमैन रहे पूर्व, उनके नेतृत्व में, और जब भाजपा के जिला अध्यक्ष देवानंद त्रिपाठी जी थे, उस दरमियान उनके नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और 2014 के चुनाव में अपना दल भाजपा से, यहाँ से अपना दल के सिंबल पर हरबंस सिंह जी सांसद हुए। उसके बाद समय बढ़ता गया। 2015 में मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सदर प्रथम से मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, और प्रधान हमारी पत्नी भी लगातार 10 से 15 होती रही। और उसके बाद वो भी जिला पंचायत का चुनाव में समाजवादी वर्तमान विधायक मानी नागेंद्र सिंह यादव, मुन्ना यादव के पत्नी से हमें चुनाव लड़ना पड़ा। उस टाइम सरकार समाजवादी पार्टी की थी, माननीय नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, और वो विधायक की पत्नी थी। काफ़ी कड़ा संघर्ष हुआ। फिर भी हम दोनों लोग आमने सामने की लड़ाई में 97 वोटों से मुझे हार का मुंह देखना पड़ा था। और जबकि सरकार थी, हमारे सारे एजेंट भगा दिए गए थे, नहीं तो जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया था। पर अब जो चुनाव हार गए तो कोई बात नहीं, वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक की पत्नी से लड़ना सरकार में होके बहुत बड़ा मुश्किल कार्य था। चूँकि मैं प्रधान भी था, अपने बस्ते की भी चिंता थी। सारे प्रधान जो मेरे साथ चलते थे वो डर के मारे कि सरकार से भिड़ोगे, तो उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। लेकिन फिर भी मैं साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान भी रहता है, और सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ मैं समझौता नहीं करता हूँ। जबकि मुझे विधायक जी ने समझाया था कि मत लड़िए, निर्विरोध हो जाएंगे, हमें राजा से जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ना है, रघुराज प्रताप सिंह से। तो मेरा सहयोग रहे। मैंने कहा देखिए चुनाव जीत जाएंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, तो इसमें कौन सी बात होगी। लेकिन चुनाव हुआ, चुनाव में 97 वोटों से हारे। फिर उसके बाद 96 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित होकर के, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि जो 2015 का पंचायत चुनाव जीतेगा वही 2017 में विधानसभा का प्रत्याशी होगा। तो मैं भी उसी दौड़ में था, लेकिन 97 वोटों से हारा। तो मुझे दौड़ में शामिल था, पर मुझे उसके बाद जिला मंत्री बनाया गया भाजपा में। जिला मंत्री बनाने के बाद फिर चुनाव होता है।
चुनाव होने के बाद फिर मैं किन्हीं कारणों से, फिर उसके बाद मेरी पत्नी बीमार होती हैं, उनको कैंसर हो जाता है। मैं लेकर भागता हूँ बॉम्बे से लेकर वहाँ तक, साल भर में बचा नहीं पाता। हमारे बीच अब वो नहीं रही है, पूर्व प्रधान हमारे साथ थी, वो वर्तमान में प्रधान थी जब वो ख़त्म हुई है। तो फिर उसके बाद जो है बाई इलेक्शन होता है ग्राम प्रधान का। तो उस बाई इलेक्शन में हमारी बिटिया जो प्रियंका हैं, बहुत कम उम्र की, प्रतापगढ़ की सदर ब्लॉक में प्रधान निर्विरोध बनती है। जब निर्विरोध प्रधान बनती हैं तो 18 में ख़त्म होती है पत्नी, 19 में 4 महीने के बाद चुनाव होता है। चूँकि 12 नवंबर ख़त्म होती है तो 4 महीने बाद 19 में वो बिटिया बनती है। बिटिया बनने के ठीक 3 महीने बाद सांसद का चुनाव होता है और बाई इलेक्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री होते अपना दल यश के सिंबल पर सदर विधानसभा से गठबंधन से प्रत्याशी माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से और जिला अध्यक्ष के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिलता है। अपना दल के गठबंधन से अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ता हूं और सदर विधानसभा की देवतुल्य जनता ने हमें अपार मतों से चुनाव जिताने का काम किया, जबकि बाई इलेक्शन कठिन होता है। लेकिन 29,817 वोटों से मैंने चुनाव हासिल किया, जीत। और जो किसी भी पार्टी की जमानत मेरे सामने नहीं बची, न समाजवादी की बची, न बसपा की बची, न कांग्रेस, मतलब किसी दल की जमानत नहीं बच पाई, जमानत जब्त हो गई। उसके बाद फिर मैं 22 तक प्रधान रहता हूँ, वो विधायक रहता हूँ। अब विधायक के कार्यकाल के दौरान ये प्रधान जो पद मेरे यहाँ था, वो गांव नगर पालिका में सीमा विस्तार में हम सम्मिलित कराते हैं, इसलिए कि मेडिकल कॉलेज मेरा डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से बड़े संघर्षों पर वो बना। हरिवंश जी सांसद थे, उन्होंने प्रस्ताव नाम का किया था। फिर माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार थी, उनके अथक प्रयास से डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो इस मेडिकल कॉलेज को भी नगर पालिका में समाहित करना था। तो अब मेरा गांव बीच में पड़ता था, तो मैं प्रधान था। तो फिर मैंने जो है इसका प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पालिका अध्यक्ष हरप्रताप सिंह जी थे, जो अब नहीं है, स्वर्गीय हो गए, तो उनके नेतृत्व में हम सीमा विस्तार में हमारा गांव भी नगर पालिका में चला गया। तो ग्राम प्रधान पद 2020 समाप्त हुआ। फिर 22 में हम तक विधायक रहे। 22 में फिर नगर विधानसभा की चुनाव घोषणा होती है। फिर 22 में मेरी चुनाव की पूरी तैयारी थी, मैं नामांकन करने जा रहा था अपनी भीड़ के साथ। हमें कलेक्ट्रेट में सूचना मिलती है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आशीष सिंह पटेल जी से कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हमारी माता जी कमेरावादी समाजवादी पार्टी के समर्थन से मेरी सीट पर चुनाव लड़ने आ गई हैं, पर्चा भर रही हैं, तो हम अपनी माता जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। जबकि आप सिटिंग एमएलए, जबकि मैं सिटिंग एमएलए था। तो मेरे सभी समर्थक बहुत आक्रोश में थे। जब पार्टी तैयार हो गई है, पार्टी माँ बेटी की अलग अलग है, आमने सामने चुनाव हो रहा है, आमने सामने अपने अपने विचारों को आप रख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। चूँकि मेरी जनता बड़ी दुखी थी और ये भरोसा था कि हमें दोबारा और अपार मतों से चुनाव जीतता, और अगर माता जी भी लड़ती तो भी वो मुझसे न जीत पाती। लेकिन खैर पार्टी का निर्देश है, मैं एक अनुशासित सिपाही, मैंने माना और पर्चा अपना हटा लिया। फिर चुनाव लड़ा गया। अंतिम में भारतीय जनता पार्टी चूँकि अपना दल गठबंधन था, तो आशीष जी आए और चुनाव में कामिंग किए, तो माता जी चुनाव हारी और भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी मेरी जगह सदर से विधायक हुए। उसके बाद 22 के बाद मुझे पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मुहिम चली। तो पार्टी में कई लोग, ये हुआ कि दलित से प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं डॉक्टर जमुना प्रसाद जी, सोराव के थे, पूर्व विधायक हैं अब, तो उनके नेतृत्व में था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम अति पिछड़ा का प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। तो उस दौड़ में मैं भी शामिल हो गया। हमारे जिला राष्ट्रीय महासचिव थे उस टाइम राजेंद्र प्रसाद पाल जी, वो भी हो गए। राजू पाल इलाहाबाद के थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो भी थे। और 2 मौर्य समाज से फैजाबाद के अंजनी मौर्य, मदन मौर्य भी दावेदार बने। उसके बाद गौड़ बिरादरी से प्रयागराज से ही
जो डॉक्टर सुनीलाल पटेल के साथ पद चिन्हों में चले, डॉक्टर BD गौड़ जी भी हुए, लेकिन जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रदेश अध्यक्ष की जो कैटेगरी उन्होंने बताई चुनाव लड़ने की, तो उसमें दोनों मौर्य जी बैठ गए, गौड़ जी बैठ गए और पाल साहब राजू जी। हम 2 पाल सीनियर थे इसलिए वो जूनियर समझ के बैठ गए। तो बचे हम और राजेंद्र प्रसाद पाल जी, वो राष्ट्रीय महासचिव थे, मैं विधायक था निवर्तमान। नहीं माने दोनों में चुनाव हुआ। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 51 लोगों ने चुनाव में भाग लिया और बहन अनुप्रिया पटेल जी ने चुनाव में मतदान कराया। और उस मतदान में हमारे सभी सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का जो 2.5 साल में ही स्नेह आशीर्वाद हमारे बीच रहा, व्यवहार रहा, उससे लोग प्रभावित होकर हमें चुने। जबकि राजेंद्र प्रसाद पाल जी फाउंडर मेंबर थे पार्टी के। उनको भरोसा था कि हम फाउंडर मेंबर हम जीतेंगे, लेकिन मुझे भरोसा था कि हम अपने व्यवहार से जीतेंगे। तो मुझे व्यवहार से लोगों ने 48 वोट दिए। और मात्र वो राजेंद्र प्रसाद पाल जी 2 वोट पाए, 1 वोट किसी ने नोटा का प्रयोग कर दिया। दोनों को नहीं चाहा। 51 वोटों में 48 वोट मिले। और मैं अपना दल यस का पहला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो मैं सेलेक्टेड बॉडी से नहीं हूँ, इलेक्टेड बॉडी में। मैं चुनाव जीता, प्रेस मीडिया में भी गया, हर जगह छपा। उसके बाद मैंने पार्टी के लिए लगातार, वो चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे अवध हो, चाहे पश्चिम हो, मैंने लगातार अपनी गाड़ी से, अपने तेल से, अपने डीजल से पार्टी को विस्तार करने में लगा रहा। बहुत सारे दलों से मैंने लोगों को, समाज को तोड़ा। बुंदेलखंड से बहुत लोगों को तोड़ा, पश्चिम से तोड़ा, परंतु किसी को पद न मिल पाने में 6-6, 7-7 महीने का समय लग जाता था। तो पार्टी में उदासीनता के नाते, या यूं कह लीजिए विस्तार मंचों से कहा जाए और न किया जाए, तो धीरे धीरे जो टूट कर आता है वो जानता है कि जब ये अपने दल में ही नहीं प्रदेश टीम में दिला सकते हमें पद, तो यहाँ रहने का क्या उचित है। और लोग छोड़ के चले गए। मैं भी निराश हुआ, हताश हुआ, लेकिन चलता रहा। अभी मैं उस पर ही आ रहा हूँ। तो ये कहने का आशय मेरा था कि, और ये मेरी जो दिनचर्या थी, जो मैं शुरू से अंत तक संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये है निश्चित है हमारे साथियों का, हमारे जनपद का, हमारे गांव का, सभी लोगों का आशीर्वाद था जो यहाँ तक मैं पहुँचा। अभी हाल ही में आपने शायद 6 तारीख को, शाम की बात है, 6 मई 2025। जी हाँ, शाम को 6 मई को मैंने 7-7:30 बजे पार्टी की सदस्यता से भी और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये बड़ा एक साहसिक कार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता के साथ आपकी पार्टी का अलायंस है, और आपने जो इस्तीफा दिया, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि पार्टी में लगातार काम करने वाले का अगर सम्मान न हो, प्रदेश अध्यक्ष होते हुए मैं किसी को प्रभारी न बना सके, विधानसभाओं में, पंचायत चुनाव में, मद्देनज़र 27 के, और वहाँ 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्हें जरा सा राजनीतिक इल्म भी नहीं है और पार्टी उन पर भरोसा करती है, और ऐसे लोग हैं जो अपनी विधानसभा में बार बार अपना दल 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़ता है और बुरी तरह हारता है। ऐसे लोग हमारी पार्टी में वहाँ बैठे हैं, उनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है। तो मुझे हंसी आती है कि जो अपनी विधानसभा नहीं जिता सकते हैं, अपने ज़िले में पार्टी नहीं जिता सकते हैं, और वो प्रदेश चला रहे हैं, और हमारे माननीय जी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रदेश हमारी, उसमें अपने को शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ये पॉलिटिकल आदमी हूँ, सामाजिक हूँ, राजनीतिक हूँ, 24 आवर्स काम करने वाला आदमी हूँ, पार्टी के लिए घर द्वार छोड़ करके लखनऊ पड़ा हूँ, बुंदेलखंड जाता हूँ, सम्मान नहीं हो रहा। तो फिर मुझे ये लगा, मैं अपने को जब वहाँ असहज महसूस करने लगा, अपने को अकेलापन महसूस करने लगा, तो मुझे लगा कि मुझे स्वार्थ को छोड़कर, कि जबकि अपना दल यह सरकार में है, अलायंस में है, और अलायंस की दूसरी बड़ी पार्टी है, और उत्तर प्रदेश की तीसरी पार्टी राज्य स्तर दर्जा प्राप्त पार्टी है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन जहाँ समाज का भला न कर सकूँ, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान न सुरक्षित कर पाऊँ, उनको सामान्य उनके कद के अनुसार पद न दिला पाऊँ, तो अपने को असहज महसूस करने लगा कि इसलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपने को उस रास्ते से अलग कर लेना ही श्रेयस्कर समझा,
और मैंने उनको अपने कार्यकाल में जितना दिन सेवा किया और उन्होंने मुझे अवसर दिया, मैंने उनको धन्यवाद करके अपना त्यागपत्र दे दिया। अक्सर मैं भी देखता था और अपने यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के, उनसे मैं बातें करता था कि प्रदेश अध्यक्ष जी से कब हमारी मुलाकात हो पाएगी, उनका बाइट लेना है, इंटरव्यू लेना है। तो जब भी होता तो बताते थे कि लखनऊ है, लखनऊ है, लखनऊ जी है, हाँ। या इस प्रदेश में गए हैं, यहाँ गए हैं। जी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो आप जी। निर्वहन करते थे, बड़ी जिम्मेदारी थी। और कहते हैं कि ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी 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 बड़ी शक्ति कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। आती है। तो आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो किया, लेकिन जब कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिला पाए, उनका जो है, और आप भी कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार हुए, आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्य होता है, अगर आप उसको नहीं कर पाए, जैसे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति या विधानसभा अध्यक्ष जैसे आपने कहा, तो मुख्य कारण आपके जी। ये रहे। तो क्या जब आपने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा देने से पहले क्या आपने शीर्ष नेतृत्व से बात किया था या ऐसा कुछ? देखिए, शीर्ष नेतृत्व से जब भी गठन की बात आती थी, समाज पार्टी के विस्तार की बात आती थी, तो जब कभी मुझे सबके साथ, जैसे मैं लखनऊ कार्यालय पर उपस्थित रहता था, तो बुला लिया जाता था। लेकिन अगर नहीं हूँ तो सूचना नहीं दी जाती थी, जो लोग वहीं हैं उठ के चले गए, अपनी बात कर लिए। लेकिन जब मैं जाता था तो मैं एक बात रखता था संगठन में कि जिले में जिला अध्यक्ष ही सबसे बड़ा पावर होता है, और जिला अध्यक्ष प्रदेश कमेटी तय करे, राष्ट्रीय करे, ये तो बात समझ में आती है। परंतु अगर विधानसभा अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करे या प्रदेश की कमेटी करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष करे, और जिला अध्यक्ष को वो पावर न मिले और वो जिला कमेटी में 3-3 लोगों का नाम भेजे, और यहाँ से बैठ के लखनऊ में जो अनजान लोग हैं, जिसे न सिद्धार्थ नगर के बारे में पता है कि वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, अंबेडकर नगर की क्या है, प्रतापगढ़ की क्या है, अगर वो न समझ पावें और वहीं 3 नाम से जिलाध्यक्ष से पूछें तो 3 कहें कि आप बताओ, वहीं का कोई, मान लो जिलाध्यक्ष है, वो उस जिले में राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, तो राजनीति में हर जगह तो भाई संघर्ष है ना। कोई ज़रूरी है कि उनसे उनका ज़्यादा तालमेल चलता हो, इसलिए कि जिले में राजनीति करने वाला अक्सर जो है। आपने जो 3 नाम बताया, मैं जी। आपको बताऊं, मेरी आप ही के पार्टी के जिला अध्यक्षों से 1-2 लोगों से बातचीत, कभी बैठे तो चर्चा हो गई। जी उसमें ये चीज़ सामने आई कि हमसे कहा गया है, प्रदेश कमेटी ने कहा है कि आप 3 नाम दीजिए और उसी में से फाइनल होने वाला। जी तुमने कहा किसने कहा है? प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। हाँ, तो ये सही तो है। सही बात सामने आई। ये सही है। जब आप सिद्धार्थ नगर से हैं, आपके सिद्धार्थ नगर में आत्माराम पटेल जी जिला अध्यक्ष हमारे पीरियड में हुआ करते थे, और अब मेरे ही पीरियड में श्याम सुंदर चौधरी वो हुए हैं। अच्छे जानकार हैं श्याम सुंदर चौधरी जी, भी पढ़े लिखे हैं, नौकरी से रिटायर होके आए हैं, कर्मचारी यूनियन की नेतागिरी किए हैं, अनुभव है उनको, ऐसा नहीं है। आत्माराम जी भी लगातार पार्टी खड़ा किए हैं। चूँकि सोहरतगढ़ ऐसा जिला है का 2-3 बार यहाँ विधानसभा से हमारे अपने दल से विधायक हो रहा है। कोई मतलब कभी अमर सिंह हुए थे, चौधरी अमर सिंह, उसके बाद आज विनय वर्मा जी हैं। तो तमाम ऐसी विसंगतियाँ आई हैं सिद्धार्थनगर में। पार्टी टूटी है, पार्टी बनी है, जिला अध्यक्ष हटे हैं, हटाए गए हैं, और कोई जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहने का आशय मेरे सिर्फ इतना है कि जिला अध्यक्ष अगर आप बना दीजिए, पावर प्रदेश को है, वो विधानसभा अध्यक्ष गठित करे, वो जिला की कमेटी गठित करे, आपके प्रदेश कमेटी को भेजे, आप उसको उस जिले के किसी से भी पूछ करके आप उसको मतलब उसको अनुमति दे देनी चाहिए, संस्तुति कर देनी चाहिए कि आप इसको डिक्लेयर करें। इसलिए कि जब भी कार्यक्रम कोई होगा तो वहाँ जिला अध्यक्ष ही चलाएगा। जब प्रदेश से विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जा रहा है, महासचिव तक नियुक्त कर दिया जा रहा है, तो आप मंच पर जिला अध्यक्ष को खड़े कर देते हो, कहते हो आपकी मीटिंग में 8 लोग नहीं आए, 10 लोग नहीं आए, तो 10 जिलों के अगर जिला अध्यक्ष खड़े होकर के 500-1000 की भीड़ में बेइज्जत होंगे, शर्मसार होंगे, तो पार्टी में रहेंगे कैसे? उनका मन लगेगा कैसे? मन उनका पार्टी के विस्तार होगा? ये नीतियाँ हमें पसंद नहीं आई, और न उसमें मुझसे राय लिया जाता था। और राय लें तो हम बतावें, यहाँ तो
जो कर्मचारी वहाँ काम करता है उससे पूछा जाता है कि भाई भला कैसे है, ये ठीक रहेगा, आप बताओ। जो तनख्वाह पे काम करने वाला कर्मचारी है, अब वो क्या बताएगा? प्रतापगढ़ की राजनीति के बारे में क्या बताएगा? जौनपुर के बारे में क्या बताएगा? वो तो वहीं मिल रहा है ना आने हमसे, या जौनपुर कार्यकर्ताओं से वहाँ जाने मिल रहा है, बस इतना तो उसका अनुभव है। जमीनी हकीकत होती नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं जिसमें अपने अधिकारों का हनन होता रहा और उससे हम वंचित होते रहे। तो हमें मन में आया कि बिना किसी तू मैं के अपने को रास्ते से अलग कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। आप ही के पार्टी के एक जिला अध्यक्ष जिससे मेरी बात हो रही थी, नाम नहीं मैं बताऊंगा, और हमारे यहाँ के भी नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो बता रहे थे आपके जब टिकट देने की बात आई यहाँ से, क्योंकि आप वर्तमान विधायक थे जी, और शायद ऐसा कुछ हुआ था कि आप पर्चा दाखिल करने वाले थे, एक दिन या 2 दिन बचा था, ऐसा कुछ? नहीं, आखिरी दिन ही था। मैं आखिरी दिन था, 11-12 बजे तक मैं कलेक्टेट पहुँच गया था। पहुँच गए थे आप, और जबकि आप वर्तमान विधायक जी जी थे। जी जी। और उसके बाद अचानक से फोन आता है कि नहीं, हमारी माता जी जो है चुनाव लड़ रही हैं और आप जो है हट जाइए। तो वो आपकी बल्कि तारीफ करते हुए कह रहे थे कि आपका जो है पार्टी के प्रति जो समर्पण है, निष्ठा भावना है, वो बहुत ही अच्छा है। और ऐसा हुआ उनके साथ कि सिटिंग एमएलए होते हुए भी अगर उनको जो है कहा जाता है कि नहीं आप पर्चा दाखिल मत करिए, हमारी माता जी लड़ रही हैं और आपको जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अभी मेरी कल या परसों उनसे बात हुई, दोबारा मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि सुनने में आया है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपकी पार्टी के इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उन्होंने बताया कि हाँ जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, हमने भी सुना, और ये जो है बहुत ही समझ लीजिए एक तरह से जो है उनकी लगातार उपेक्षा हो रही थी, और इसका कारण यही रहा। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आपका सिटिंग एमएलए होते हुए अगर आप पर्चा दाखिल नहीं करते हैं, मना किया जाता है, आप मान जाते हैं, और पार्टी के प्रति इतनी निष्ठावान और इतना जो है अच्छे से आप कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाज आपसे जुड़ा है, जो कोर आपके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि चलिए ठीक है, अगर यहाँ से टिकट काट दिया गया, नहीं दिया गया है, तो कहीं राज्य मंत्री का दर्जा या एमएलसी जो है प्रतिनिधि, ऐसा कुछ बनाया जाएगा। वो भी नहीं हुआ। तो वो जो है आपके बारे में ऐसा बता रहे हैं। देखिए, हम बता दें, जब हमें रोका गया उसके बाद नामांकन हो रहा था राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी का, तो मैं भी बैठा था, हमारी माननीय आशीष पटेल जी भी बैठे थे, हमारे वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता बैठे थे, और भाजपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी भी बैठे थे, और अपना दल के उस वक्त जिला अध्यक्ष ब्रजेश पटेल थे, वो भी थे। ऐसे तमाम लोग बैठे थे। अब हम किसी पार्टी से हमारे फ़ोन आता, किसी क्या जनसत्ता पार्टी के हमारे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने हमें स्वयं फ़ोन किया। हाँ, ये माननीय महाराज जी ने हमें फ़ोन किया कि आपको पार्टी ने आपके साथ गलत किया है, आप आइए, मैं अपनी पार्टी से आपको चुनाव लड़ाता हूँ। तो मैंने कहा कि वो बात कर रहे थे कि आपको ये भी था कि आप एक पैसा मत खर्चा कीजिए, बिल्कुल, आपको मैं टिकट दे रहा हूँ, आप जाके जो है चुनाव भाई महाराज जी ने ये कहा था कि रघुराज प्रताप सिंह जी ने कहा कि आपको एक पैसा नहीं देना है, अभी 2.5 घंटे शेष हैं, 250-300 गाड़ियों के सब पहुंच रही वहाँ, आप नामांकन करिए और सारा पैसा हम खर्च उठाएंगे। मैंने कहा महाराज जी हमें कुछ सोचने का अवसर दीजिए 10 मिनट। कहें सोच करके माननीय गोपाल जी को आप बताइए, एमएलसी हैं प्रतापगढ़ से। तो मैं 10 मिनट में सोचा कि उतार चढ़ाव दुनिया में ज़िंदगी में आते जाते हैं। मैं लगातार शुरू से कार्यकर्ता रहा, 92 से अवसर मिला, विधायक हुआ, और हम भारतीय जनता पार्टी और अपना दल दोनों को हम धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि भाई हमको अवसर मिला, आपके सहयोग उससे मुझे जीतने का अवसर मिला, हमारी सदर की जनता के आशीर्वाद से जीतने का अवसर मिला। तो मैं ये सोचा कि मैं अपने स्वार्थ में अगर तुरंत भाग जाता हूँ तो चुनाव तो जीतूँ या ना जीतूँ विषय दूसरा है। चूँकि वो वक्त ही ऐसा था कि समर्थक गुस्से में था, मैं भी गुस्से में था, और गुस्सा होना लाजमी है। तो फिर मैं सोचा, गुस्से को अलग हटा करके पॉजिटिव निगेटिव सोचते हुए मैंने अंत में निर्णय लिया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ सभी अपना दल भाजपा दोनों बैठे हैं, दोनों हमारे वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं। तो मुझे एमएलसी बनाने का वादा माननीय आशीष पटेल जी ने किया था। तब निगम बोर्ड की बात नहीं दिखा लिया,
एमएलसी बनाने का। लेकिन चलिए प्रदेश अध्यक्ष हुआ, सम्मान दिए। एमएलसी 2 पार्टी में तय था, भाजपा ने नहीं दिया, आप नहीं बना पाए, वो भी बात नहीं। लेकिन कम से कम इतना तो दबाव बनाना चाहिए कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होकर अपनी गाड़ी अपनी तेल से दौड़ रहा हूँ पूरे प्रदेश को, तो अगर निगम बोर्ड का चेयरमैन बना देते, विधायक भी पूर्व रहा, भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक कितने निगम बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, चाहे वो अनुसूचित मोर्चा हो चाहे पिछड़ा मोर्चा हो, आप उठा के देख लीजिए, पिछड़ा आयोग हो चाहे अनुसूचित आयोग हो, आयोगों में देखिए सब बने हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। मैं भी पूर्व विधायक था, मैं भी चेयरमैन हो सकता था, हो जाता तो पार्टी के लिए कम से कम काम कर रहा था, तो मुझे थोड़ा सा अपने आर्थिक राहत मिलती। लेकिन जब देखते देखते वादे पे वादा, 3 महीने में डोज दे देना, फिर हाँ अब करा रहे हैं, अब बात हो गई है, उसके बाद देख रहा हूँ एक ही वर्ग का सब कुछ दिया जा रहा है और सबके प्रति उपेक्षा हो रही है। तो दल तो एक से नहीं चलता है ना, दल तो सबको लेके चलता है ना। आज जितना अपना दल में यश का कार्यकर्ता है, आप पता कर लीजिएगा, आप तो न्यूज़ चैनल से हैं, आप आज सिद्धार्थनगर से, आज प्रतापगढ़ हैं, प्रतापगढ़ से कल लखनऊ होंगे, नहीं आप झांसी जालौन कहीं भी होंगे, तो वहाँ तो अपना दल कार्यकर्ता मिलेगा। आप पूछेंगे हमारे व्यवहार के बारे में, हमारे संबंधों के बारे में, तो मुझे स्नेह प्यार देगा, वो हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा। इसलिए कि मैंने कभी अपने को प्रदेश अध्यक्ष नहीं समझा, अपने को विधायक पूर्व नहीं समझा, मैंने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्नेह प्यार बांटा है और अपने सदर की जनता में भी मैंने प्यार स्नेह बांटा। आज मेरा जो मेरा सम्मान है जिले में से लेकर वहाँ प्रदेश तक, वो मेरा अपना व्यवहार है, स्नेह है, प्यार है। और ये मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ बना रहे हमारे कार्यकर्ता। मैं कहीं हम असहज महसूस किए हट गए, लेकिन हमारे जो भी अपना दल कार्यकर्ता हैं वो सब मेरे हैं, या जो भी हैं वो सब का मेरा प्रणाम है। मैं किसी से हमारी कोई वो थोड़ी है, संबंध थोड़ी कहीं टूटता है। तो ऐसी स्थितियों में हर आदमी निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है। जी, मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार आपको फ़ोन किया था जी, मैंने अपना परिचय भी नहीं बताया था, नहीं, मीडिया से हूँ या किसी से, नहीं, तो आपने फ़ोन उठाते ही सबसे पहले प्रणाम जी जी, ये बोला था। ये मेरा आप ये कर्तव्य सबसे है, बोलते हैं, मेरा दायित्व है, कर्तव्य है मेरा। ये एक होता है कि जो बड़ा है कर रहा है कि व्यवहार छोटा में कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे प्रणाम पहले वो ना कर पावे, और अगर सम्मान स्वागत तो करूँ तो मैं ही करूँ, ये मेरी अपनी सोच है। अभी जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं कि आपने जो इस्तीफा दिया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पार्टी में जाएंगे, सपा में, भाजपा में, जी जी, या फिर कई सारी पार्टियां हाँ। अन्य नाम आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं, जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, आदमी सदैव परिवर्तनशील है, चलता रहता है, पद भी परिवर्तनशील है, आता जाता रहता है। तो ये पद हैं, आते जाते रहेंगे, लेकिन समाज को देखकर, जमाने को देखकर, जहाँ मेरे समाज का हित नज़र आएगा, जहाँ मेरे समाज का जो सम्मान रहेगा और जो पूरे प्रदेश में सभी वर्गों के हित और चिंता की बात करता है, और हमारी विचारधारा उस दल की मुखिया की विचारधारा जहाँ मेल खाएगी हम वहीं जाएंगे। अपने उत्तर प्रदेश में आप जिस समाज से आते हैं, जैसे पाल, बघेल, धनगर, गलेरिया, अलग अलग जो है टाइटल लिखते हैं, जी जी जी, तो इसकी संख्या तो बहुलता में है जी, काफ़ी संख्या है, लेकिन अगर भागीदारी और हिस्सेदारी की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हर पार्टी जो है भागीदारी देने से बचती है। इस पर आप क्या कहेंगे, और आगे भविष्य में आप का क्या प्रयास रहेगा कि समाज को जो है, अपने समाज को आप आगे ले जाएं और इसको इसके असली जो हक है, जो हिस्सेदारी है, वो दिलाने का कार्य? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जहाँ पाल समाज हमारे समाज का मसला है, मैं नहीं कहता, सरकारी आंकड़े के अनुसार हम 4.6 पूरे प्रदेश में हैं। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष रहा, लगभग 2-4 जिले छूटे हैं, और या 2-4-10 विधानसभाएं छुटी होंगी, मैं लगभग सभी में मैंने दौरा किया है। मैंने ये कहीं नहीं देखा कि जहाँ पाल समाज 10,000 से लेकर के 55,000 तक ना हो,
मतलब 10,000 की आबादी से लेकर के 15,000 की आबादी उसके हर प्रदेश की विधानसभाओं में है। और उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, सुभाषपा लोक दल मिला के एनडीए की सरकार चल रही है। और मैं देख रहा हूँ संगठन से लेकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे वो लोक दल हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, और चाहे मेरा अपना दल हो, इन चारों दलों में सबसे ज़्यादा पाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम तो अपना दल ने ही किया है। वही किया था, अनुप्रिया पटेल जी ने किया, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया। इसलिए कि कम से कम 4 पाल प्रदेश अध्यक्ष बने, चाहे भारत सिंह बघेल रहे, चाहे राजेंद्र प्रसाद पाल 2 बार बने, हम बने, तो उन्होंने सम्मान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे अपना दल ये इसको देख करके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने, उन्होंने भी विश्वनाथ पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी पाल समाज को बहुत बड़ी प्राथमिकता, आज भी सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी ने दिया था तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। चाहे दयाराम पाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हो, चाहे माननीय भागवत पाल जी हमारे बीच नहीं हो, वो प्रदेश अध्यक्ष बने हो, और बहुत सारे मंत्री बने, रमाशंकर पाल जी बने, श्री राम पाल जी बने, भागवत पाल जी बने, बहुत सारे मिनिस्टर बने, चाहे रमाशंकर हो, चाहे वो अपने आगरा से हरकिशन बघेल जी हों, मतलब ऐसे तमाम लोग बनाए गए। सब ज़्यादा वहाँ टिकट भी मिला, सब ज़्यादा समाज के वहाँ जीत के भी गए, और सब ज़्यादा मिनिस्टर भी उन्होंने बनाया। परंतु वो भी अपनी नीतियों से भटक गई। जब वो नीतियों से भटक गई तो वहाँ भी पाल समाज हट गया। आज वो पाल समाज को बना करके वो भी तरस रही, पाल समाज कहाँ जाएगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना दल का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, बहुजन समाज पार्टी से विश्वनाथ जी बने। फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव में कहीं लगा समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता अखिलेश जी को लगा कि पाल समाज जो 4.6 आबादी है, हमारे साथ आधा दिखता है, पर हम उसे जिम्मेदारी नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने एक उचित साहसिक कदम लिया, और उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और हमारे माननीय श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ये निश्चित है, मैं इधर एनडीए में पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष था, वो उधर समाजवादी पार्टी के अलायंस में प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन समाजवादी पार्टी से वो दूसरे नंबर की पार्टी है प्रदेश में, हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो उनके साथ ज़्यादा समाज जुड़ा, और समाज के लोग जुड़े भी। और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा में हासिल करने का काम किया। तो उसमें ये दिखा कि सामाजिक भाईचारा माननीय अखिलेश जी ने कहीं न कहीं पैदा करने का काम किए, और उस प्रदेश की जनता ने, जो आज उनके पीडीए का नारा चल रहा है, तो कहीं न कहीं वो पीडीए का नारा निश्चित है वो सफल हुआ, और वो 37 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश नहीं, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बने। मतलब तीसरे नंबर पर सांसद उस सदन के अंदर पहुंचने का काम किए। टिकट तो कितना दिए? टिकट पाल समाज को उन्होंने एक दिया था, एक टिकट राजा राम पाल जी को, वो भी चुनाव हार गए। बिल्कुल। मैं उस पर आ रहा हूं कि 4.6 आबादी बिल्कुल। पर, चाहे वो अब भारतीय जनता पार्टी को आप ले लीजिए, अभी मैंने बसपा कहा, अपना दल कहा, सपा कहा, तो भारतीय जनता पार्टी की भी सुन लीजिए, जो कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं। हालांकि मैं भाजपा से निकला, जिला मंत्री मुझे बनाया गया था, मुझे टिकट दिलाया गया था, सही है, अलायंस से, पर पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी 2 टिकट से ज़्यादा नहीं दिया। एक माननीय मंत्री अजीत पाल को सिकंदरा से दिया, एक प्रेमपाल धनगर जी को टुंडला सुरक्षित से दिया, और एक टिकट, 2 ही टिकट नहीं, एक टिकट भाजपा ने और दिया था, वो आजमगढ़ कृष्णा पाल जी हैं, श्री कृष्ण पाल जी हैं, उनको दिया था। लेकिन विधानसभा बात कर रहे हैं, मिथिलेश पाल जी तो आरएलडी से लोकदल से हुई। ये जयंत चौधरी का भाई सम्मान है, उनको धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे समाज को इस लायक समझा कि हमारी बहन मिथिलेश पाल को उन्होंने अवसर दिया। वो वहाँ के क्षेत्र की
देवतुल जनता ने उन्हें आशीर्वाद देके विधायक दोबारा बनाया। पहली बार भी वो बनी थी तो जयंत चौधरी जी के ही यानी लोकदल के पर ही बनी थी, फिर अगर बनी तो फिर वो लोकदल से बनी। लेकिन मेरा कहने का आशा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें जहाँ तक लगता है सबसे कम भागीदारी अपनी ही पार्टी में, संगठन में, संगठनात्मक ढांचे में। आज 90 संगठनात्मक शायद लगभग उनके ढांचे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आज जो घोषणा हुई है, जितनी हो चुकी है, इसमें एक भी पाल नहीं। अब हमारी आबादी है कितनी, 4.6, और 2.5 वाला 3 जिला अध्यक्ष हो गया, और 4.6 की आबादी का आदमी एक भी नहीं हो पाया। जो पिछली बार उन्होंने किया था, भाई मुखलाल पाल जी को फतेहपुर बनाया, रामविलास क्या नाम है मछली सार को बनाया, और शेख इस्पाल को आजमगढ़ बनाया था। लेकिन इस बार दोनों को लोगों को हटा दिया। इधर आरडी पिछली बार में रामदेव पाल जी रायबरेली से बने थे, कोई वीर सिंह बघेल अमरोना या कहीं से बने थे, पर अभी मुखलाल पाल जी का फतेहपुर में होल्ड है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर 4.6 आबादी है और आप सरकार में हो तो मेरी समाज को आपको भागीदारी देनी चाहिए। ये मैं एज प्रदेश अध्यक्ष रहते ही अपना दल में मैंने इस बात को कमेंट में लिखा था, मीडिया ने पूछा तो मैंने डटकर बोला भी था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे कम भागीदारी दे रही है, और हमारे समाज को इसके लिए वहाँ चिंतन करना चाहिए कि भाजपा के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब हक और हुकूक की लड़ाई हो, भागीदारी हिस्सेदारी की लड़ाई हो, तो पढ़ा लिखा समाज से मैं निवेदन करूँगा कि वो उसी को साथ जाए जो आपके अधिकारों को ज़्यादा ख्याल करे। अब आने वाला है पंचायत चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव है, और पार्टियां जितने को मैं बता रहा हूं कोई 2 या 3 टिकट से ज़्यादा देती नहीं है। लेकिन अगर ऐसे होता रहा तो पाल समाज अपना वोट या कुछ कहीं न कहीं अलग चला जाएगा। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि जैसे माननीय अखिलेश जी ने प्रदेश अध्यक्ष बना करके लोकसभा में के चुनाव के दौरान आपने रिस्क लिया, तो मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, इसलिए कि उन्होंने चुनाव के दौरान कोई बनाता नहीं है, संघर्षों के समय कोई नहीं बनाता है। और जब बनाता है तो जब वो पार्टी में रहे, मुझे तो पार्टी में भाई मैं सरकार में बनाया गया था, के बाद रिस्पॉन्स लेकिन रिस्पांस उनको मिल रहा है, उनको अच्छा मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, मिल रहा है। मैं भी जहाँ जाता हूँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज के लोग हमें भी रिस्पांस देते थे। दल की पार्टी के नेता या जो 2-4 लोग वहाँ काम करने वाले दें ना दें, लेकिन कार्यकर्ता तो देता था, आवाज़ भी देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हक और अधिकार की लड़ाई होगी तो मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, इसलिए कि सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगा, मेरा अधिकार पूरा नहीं मिलेगा तो आपके साथ नहीं रह पाऊँगा। और इसको आपको बिना कुछ कहे, अपने को अन्य बिना किए हमने प्रणाम किया और पार्टी से दे के चले। अभी जो हाल ही में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, फैसला लिया है जातिगत जनगणना का। जी। तो आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना से कैसे जो है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगी, इस पर आपकी क्या? देखिए, जाति जनगणना का जो सवाल है, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। परंतु लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूरे देश में न्याय यात्रा निकालकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। तब ये कहीं लगा प्रधानमंत्री जी को, अगर हम नहीं घोषणा करेंगे तो आने वाले 27 में जहाँ या 26 में जो बिहार प्रांतों के चुनाव होने हैं उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए बिहार ने और एक प्रदेश कर्नाटक या तमिलनाडु ने भी जाति जनगणना करा करके उन्होंने अपना निर्णय दिया है। तो इन्हें लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं जाति जनगणना कर हम कह देंगे, लोग हमारी तरह मोटिवेट होंगे। लेकिन पढ़ा लिखा समाज हर बात को समझता भी। आज महिला आरक्षण बिल कहाँ अटका पड़ा है, कितने दिनों से चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जातिगत जनगणना को जल्द करा लेंगे तो मैं सराहनीय आपका पहल कदम माना जाएगा, और नहीं कहीं घोषणा करके घोषणा पत्र में रह जाए और इसे महिला आरक्षण की तरह बिल लटका रहे, तो फिर हमें तो भाई क्या, मेरे पूरे प्रदेश देश के लोगों को का नुकसान होगा, सभी पिछड़ी जातियों का। चूँकि भाई दलित की तो गिनती हो जाती है, सामान्य अपनी जगह पर है, और लेकिन पिछड़ी की गिनती नहीं हो पाती ना, और उस पर उसी बीच में रह जाता है लटका, और उसका आरक्षण सबको मिल नहीं पाता है। तो ये निश्चित है कि अगर घोषणा है तो उसको क्रियान्वयन भी होना चाहिए।
2027 का चुनाव लड़ेंगे? हाँ, निश्चित लड़ेंगे चुनाव। जी। हर राजनीतिक व्यक्ति का ये अपनी महत्वाकांक्षा होती है कि हम राजनीति करें और अपने विधानसभा के लोगों की सेवा करें, अपने ज़िले के लोगों की सेवा करें, अपने समाज के लोगों की सेवा करें। और राजनीति में जो आया है वो उसकी एक महत्वाकांक्षा होबे करती है। राजनीति करते करते वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, जनता का सेवक बनना चाहता है और सेवक बन के उनकी सेवा करना चाहता है। तो ये तो मेरा उद्देश्य है, ऐसा थोड़ी है। अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया है, मेरे दल के साथियों ने, मैंने जहाँ छोड़ा है, कि स्वार्थ बस यहाँ चले आए हैं, इनको अपना दल ने विधायक बनाया। लेकिन मैं उन लोग अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब पूरी हकीकत नहीं जानते हैं तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। पर मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री था और अपना दल के सिंबल पर लड़ा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिलाया। मुझे बहन जी जानती भी नहीं थी, माननीय आशीष जी जानते भी नहीं थे, तो कैसे हमें अपना दल टिकट दे देगा? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और अपना दल का ये डिमांड था कि अति पिछड़ा लड़ेगा। तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, शीर्ष नेतृत्व, कि हम आपको अति पिछड़ा देंगे। तो अति पिछड़ा में मैं था और जिला मंत्री था, तो मेरा नाम, एक अकेला नाम गया और वहाँ से संस्तुति भी हो गई और इधर से अपना दल ने मुझे सहमति भी दे दी और मुझे चुनाव लड़ा। मैं अपना दल के सिंबल पर भाजपा गठबंधन अलायंस के साथ लड़ा और सदर क्षेत्र की जनता ने, देवतुल मतदाताओं ने हमें लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जिताया। तो मैं इसके लिए तो धन्यवाद दूंगा ही भाई। जो लोग नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि अपना दल ने आपको टिकट दिया है। अपना दल को तो 22 में देना चाहिए था, तब पता चलता कि अपना दल टिकट दे रहा है। और अपना दल को भाई तीसरी पार्टी बनी है, छोटा दल है। मैं मानता हूँ आपको 25, 30, 40 सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो कम से कम आपको 17, 18 मिली थी। तो आप 8, 7 पटेल लड़ा रहे थे, तो एक आध मौर्य लड़ा देते, पाल लड़ा देते, यादव लड़ा देते, प्रजापति लड़ा देते हैं। तो आपको तो, आपने तो सिर्फ एक ही देखा भाई। आपको जब अवसर मिला 22 में खुले विधानसभा चुनाव में, आप 6-6, 7-7 अनुसूचित सीटों पे आपने लड़ा दिया। आप 7-7 सीटें ले लिए और कहते हैं आप, मैंने सबको लड़ा जिताने का काम किया है। अरे भाई, आपने 6 सीटें पटेल में दे दी, 7 सीटें मैं पाल था, सिटिंग एमएलए था, एक ही तो अलग था अति पिछड़ा। तो क्या मेरा अधिकार नहीं था? ये जनता को, सदर को भरोसा था, विश्वास था कि हमारा नेता जीतेगा। और पिछले कार्यकाल में जो 2.5 साल मिला था, तो 1.5 साल तो मेरा कोरोना काल के भेंट चढ़ गया। चुनाव जीतता हूँ, 1 महीने बाद कोरोना आ जाता है। 1 साल मैंने काम करके जनता का दिल जीता, जीतने की कोशिश की और सदर विधानसभा में काम करने की भी कोशिश की। और यही नहीं, यहाँ पर मैंने 2-2 नगर पंचायतें बनाई हैं 1 साल के अंदर। सदर विधानसभा में कम बात नहीं है। लेकिन जैसा सड़कें भी 50, 60, 70 बनाई, इंटरलॉकिंग किया है, बड़ी बड़ी मैंने सड़कें, पक्की सड़कें अच्छी अच्छी बनाई है। चाहे पारा हमीदपुर से नीम डभा होते हुए कांधरपुर हो, चाहे आप करो राम चौराहे गायघाट से लेकर क्या कहते हैं पूरे भैया तक हो, चाहे आप कटारी से लेकर सालीपुर तक की हो, ऐसे तमाम 4-5 सड़कें, अच्छी सड़कें, गांव से गांव, पूर्वे से पूर्वे को जोड़ते हुए चौड़ीकरण में माननीय केशव जी ने हमें दिया था। नहीं, माननीय मोती सिंह जी ने दिया था। उस टाइम वो ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री थे और उनके पास ये था। माननीय मोती सिंह जी हमारे पट्टी से आए थे, उन्होंने हमारा सम्मान किया, दिया था। तो निश्चित हमने काम किया है और भरोसा भी है सदर में कि अगर काम किया है तो काम करेंगे भी। और न झूठा वादा कल किया था, न आज झूठा वादा करेंगे। तब भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया था, देवतुल मतदाताओं का, और न रहने पर भी कर रहा हूं। और अवसर देंगे सेवा का 2027 में, आशीर्वाद मिलेगा तो 2027 में से मैं इस सदर विधानसभा को चमकाने, सजाने और संवारने का काम करूंगा और जनता के दुख दर्दों को दूर करने का काम करूंगा। आपके राजनीतिक आदर्श कौन है, पार्टी से हटके या पार्टी के? देखिए, मेरे राजनीतिक आदर्श जो थे अब वो दुनिया में नहीं रहे। चूँकि सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन किया था, समायोजन सभा, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से मैं प्रभावित होकर के
मैंने समाजवादी ज्वाइन की थी और माननीय राम लखन श्रद्धेय वो भी नहीं रहे बीच में, और माननीय नेताजी का, मुलायम सिंह जी का और राम लखन जी का बड़ा टूट संबंध था। मैं 2-2 बार उनके हाथों से मैंने दीपावली की शुभ बेला पर मिठाई खाने का अवसर मिला था, और वो किसानों, मजदूरों, छात्रों, बेरोजगारों की बात सुनते थे और एक जुझारू नेता थे, और उन्हें इसीलिए तो धरती पुत्र की संज्ञा दी गई थी। अगर ऐसे जुझारू न होते, आज बताओ पंचायत राज व्यवस्था में आज जो पायदान पर निचले बैठा व्यक्ति है, जो दलित व्यक्ति माना जाता है, शब्दों में कहा जाता है, क्या कभी किसी गांव का सरपंच बन पाता, जिला पंचायत अध्यक्ष बन पाता, क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष बन पाता? ये देन अगर थी तो नेता मुलायम सिंह जी थी, इसलिए कि उनकी सोच थी कि किसान मजबूत होगा, नौजवान मजबूत होगा, छात्र मजबूत होगा, बेरोजगार मजबूत होगा, और महिलाएं जब मजबूत होंगी, ये उत्तर प्रदेश एक समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। ये सोच नेता मुलायम सिंह जी थी। उनके प्रेरणा से मैं पार्टी में जुड़ा और काम करने लगा। राजकुमार पाल जी अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? देखिए, पढ़ने के दौरान ही चूँकि राजनीतिक इच्छा शक्ति मेरे अंदर जागृत रही, और मेरा पूरा परिवार लगभग सर्विस में है। कुछ लोग रेलवे में हैं और फोर्स में भी हैं, और पिताजी, हमारा परिवार बॉम्बे रहता था और मैं ही अकेला यहाँ रहता था। बाकी मेरे पूरे परिवार, अभी मेरा पूरा परिवार वहाँ रहता है। यहाँ माता जी हैं और पिताजी अब वृद्ध हैं नहीं, ये लोग भी मुंबई रहते थे, पर मैं अकेला ही रह कर के गाँव में, प्रतापगढ़ में, मैंने अपने गाँव के एक एक बुजुर्गों का, महिलाओं का, अपने नौजवानों का दिल जीता था। नहीं तो जिस जाति गड़रिया जात से बिलोंग करता हूँ, जिसकी आबादी इस गांव में 5वें नंबर पर है, और लगातार मैं 25 वर्ष प्रधान रहा। अंत में बिटिया हमारी निर्विरोध प्रधान हुई, और पति पत्नी दोनों लोग प्रधान बीडीसी रहे, एक साथ जाते थे ब्लॉक में। ये अवसर, ये सम्मान इस गांव की देवतुल्य जनता ने दिया। आज भी मैं मोटरसाइकिल लेकर के दरवाजे चला जाता हूँ। विधायक रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, तो भी इसलिए एक अवसर जब मिल जाता था तो मेरा मन लगा रहता था कि यहाँ इतना बैठता था, नहीं जा पा रहा हूँ, चूँकि कार्य क्षेत्र बढ़ गया तो दिक्कत हो जाती है। अंत में अपने लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जिनको चूँकि कई लोगों को ये बहुत आघात पहुंचा है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे अपना दल के जितने साथी हमारे समर्थक हैं, और फ़ोन से व्यक्त भी कर रहे हैं और साथ चलने का वादा भी कर रहे हैं। समाज के लोगों को भी पीड़ा रही जब आप वहाँ पार्टी मैंने छोड़ा। समाज के लोगों में मुझे तो ये लगा, देखा कि 80% खुश नज़र आ रहे हैं, कि लगता है मैं गलत जगह था क्या। ये मुझे लगा कि जैसे मैं गलत जगह था क्या। जैसे मैंने त्यागपत्र दिया तो इतने फ़ोन आने लगे, 80% हमारा समाज मुझे बधाई, धन्यवाद दे रहा कि आपने अपने को वहाँ से अलग करके, अपने को मुक्त करके आपने बहुत अच्छा कार्य किया, समाज को नया संदेश दिया है। आप जैसे जुझारू आदमी, स्वाभिमानी आदमी को वहाँ रहने नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है कि जहाँ मेरा समाज 80% है, जिसके साथ चलने की कस्में खा रहा है, जिसके साथ जाना चाहता है, तो मुझे भी तो उसका सम्मान करके उसी के साथ उसकी विचारधारा, अपनी विचारधारा जब तालमेल खा रही तो चले जाना चाहिए। तो वही निर्णय हम सोच रहे हैं, वही निर्णय करना चाहते हैं। तो जहाँ हमारे समाज के लोगों से साथ मिल के बैठक करके, अब अपना दल के जो हमारे शुभेच्छु हैं उनसे साथ मिल करके बैठक करके जहाँ चलेंगे सबको लेकर चलेंगे, सबका सम्मान सुरक्षित हो जहाँ, और जहाँ सबको सम्मान अधिकार मिले वहीं चलेंगे और अपनी पारी की शुरुआत करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपने जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है, ये सही है? जी जी हाँ, ये मेरा फैसला बिल्कुल सही है और मेरा निर्णय भी सही है। मैं बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लिया हूँ, इसलिए कि हर व्यक्ति, हर इंसान का अपना इंसानी स्वभाव होता है। हर इंसान जितना कुछ पाता है उससे कहीं और आगे जाने की कोशिश करता है। ये मैं नहीं, हर इंसान का इंसानी स्वभाव होता है। अगर वो कुछ पा गया है तो कुछ और पाने की इच्छा रखता है। उन इच्छाओं से मैं अपने को अलग जुदा नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि ये इंसानी स्वभाव ही है।
और ये सच भी है कि मैं अगर आगे नहीं जाऊंगा, अच्छे पदों पे नहीं रहूंगा, तो हमारे लोगों का कल्याण कौन करेगा? हमारे लोगों के, समाज के लोगों के जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको कौन देखेगा? और मैं अब जिस दहलीज पर चल रहा हूँ उम्र की, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, क्योंकि जो पिछली पीढ़ी मेरे आ रही है, नई पीढ़ी, फिर वो मुझे, अगर मैं गलत कदम उठा के चलूँगा तो मुझे गालियाँ देंगे। मुझे तो समाज को आगे बढ़ाना है और उसके बाद अब आने वाली पीढ़ी को अवसर देना है। इसलिए कि ज़्यादा समय हम राजनीतिक नहीं कर पाएंगे, तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, उसके लिए हम मार्गदर्शक बनेंगे। लेकिन अभी उनकी इच्छा है कि हम लोग जम करके अपने नेता के साथ चलें, और जो हमारे समाज की आवाज़ उठाता हो, जो अपने पिछड़े वर्ग के बारे में बात करता हो, जो पिछड़े वर्ग की विचारधारा से मिलता हो, जो पिछड़े वर्ग के हितों की चिंता कर रहा हो, हमको तो उसी के साथ जाना चाहिए ना। और पिछड़े वर्ग में तो बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, सरकार में हैं, पर कोई बोल पाता है क्या? यही 7 पटेलों की हत्या हो गई 6-7 महीने के अंदर में, आप देख रहे हैं, बुला बुला के मार दिया जाता है। जब हमारे सरकार में रह के लोग अपने को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित है कहीं न कहीं मन में पीड़ा है, लोगों को टीस है, और ये नेताओं को उसको करना चाहिए। विपक्ष भाग के जाएगा ही, विपक्ष हल्ला मचाएगा, वो उसका काम है, वो तो जाएगा ही दर्द पीड़ा बांटने। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपको पहले पहुंचना चाहिए। आप सरकार में हो, आपसे उम्मीद है आप लोगों को, आप पिछड़े वर्गों के नेता हो, वो चाहे निषाद जी हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे बहन अनुप्रिया पटेल जी हों, आप पिछड़ों के नेता माने जाते हो। आपको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अब किसी नेता के कमेंट करो, खाली मीडिया में बैठ जाओ, उलूल जुलूल बात करो, ये थोड़ी अच्छी बात है। तो आप पिछड़े वर्ग की जहाँ जहाँ उनके साथ पीड़ा हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, आप उनके पास जाओ, उनके दुख दर्दों को बांटो ना, तब तो पिछड़े वर्ग के नेता हो। खाली अपने लिए कुर्सी ले लिए, बाप को कुर्सी मिल जाए, बेटे को कुर्सी मिल जाए, वो विधायक बन जाए, वो मंत्री बन जाए, और परिवार उनका फूले फले, और दूसरे पर आरोप लगाओ कि परिवारवाद है, परिवारवाद है। अभी पूछा जाए आपसे परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है, तो आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमारा सभी सम्मानित नेताओं से अपील है कि अगर आपका समाज जिंदा है, वही आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, वही आपके सम्मान में 4 चांद लगाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को अपने समाज की चिंता करनी चाहिए, सरकार में रह कर के भी सदन में अपनी बात उठानी चाहिए। जी पाल साहब, आपने इस चर्चा में अपने मन की बात, राजनीतिक करियर, राजनीतिक जीवन के बारे में, और जो अभी आपने अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है उसके बारे में, और जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब तबका है उसके बारे में आपने जो बातें की, और जिस ढंग से आपने बातें की, निडर होके, बेबाक होके जिस तरह से आपने अपनी बातें रखी, बहुत शानदार रहा। और हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपको भी। साथियों, ये थे श्री राजकुमार पाल जी, पूर्व सदर विधायक प्रतापगढ़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपना दल एस। वो कहते हैं कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में श्री राजकुमार पाल जी ने जिस तरह से अपनी वक्तव्यों को रखा, अपनी बातों को रखा, और कहीं ना कहीं ये बहुत साहसिक फैसला इसलिए भी है क्योंकि अपना दल एस इस समय जो है शासन सत्ता में है और भाजपा के साथ अलायंस है। तो सत्ता में रहकर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति केवल सत्ता का सुख भोगने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए। आप जनता की आवाज़ बने, और यदि आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, मैं शासन सत्ता में होते हुए अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहा हूँ, जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर रहने का क्या उचित है, ऐसा श्री राजकुमार पाल जी ने समझा और अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है।
आगे इनकी क्या रणनीति बनेगी, किस पार्टी में जाएंगे, हालांकि इन्होंने खुलकर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम जल्द ही जैसा भी होगा आपको इस बारे में भी अपडेट देंगे। जैसे अगर इनका जो भी कोई कदम होता है तो हम ज़रूर आपके पास फिर पहुंचेंगे। जी जी। और एक बार फिर आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अग्रिम भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।